नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है 7 स्टेप्स टू स्टार्ट बायोफिल्टर पार्ट 2। वाटर केमिस्ट्री, एल्कलिनिटी, पीएच, अमोनिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड देन डिक्लाइन ऑफ नाइट्रेट। ये 7 पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तमाम चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। बायोफिल्टर शुरू करने के 7 चरण। तो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। बायोफिल्टर शुरू करने के लिए आपके पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का सोर्स होना चाहिए और वैसी परिस्थिति होनी चाहिए जिसमें उनके विकास को अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया जा सके। जो हम लोग प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, इस प्रक्रिया का ये मानना है कि अभी तक आपने सिस्टम में मछली नहीं डाली है और जो जीवाणु कोशिकाओं के विकास में जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व हम लोग उसमें डालेंगे वो अमोनिया और नाइट्राइट की बहुत अधिक सांद्रता पैदा कर सकती है। इसीलिए हम लोगों को इसमें मछली को पहले से नहीं डालना है। जो सिस्टम है वो चलता हुआ होना चाहिए और उसमें पानी जो है वो बायोफिल्टर से सर्कुलेट होता रहना चाहिए। और जो सिस्टम में पानी है उसमें हो सकता है कि आपने डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया हो, तो उसमें क्लोरीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाज़ार में किट्स उपलब्ध हैं जिससे आप टेस्ट करके पानी में इंश्योर कर सकते हैं कि उसमें क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं है। पानी को उतना गर्म या ठंडा भी कर लीजिए जिस पर कि वो आने वाला स्टॉक जो है अच्छी तरह से ऑपरेट करेगा। और सैलिनिटी, एल्कलिनिटी, पीएच और हार्डनेस, ये सब भी जो है उस पानी की मैच करनी चाहिए उस मछली के मुताबिक जिसका आप स्टॉकिंग करना चाहते हैं। कुछ कंपाउंड्स हम यहाँ बताना चाहेंगे जिनकी मदद से आप ये पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, 6 ग्राम लेंगे तो 100 लीटर में 0.7 पीएच और 20 ppm से एल्कलिनिटी चेंज करेगा। बाइकार्बोनेट का 15 ग्राम 0.8 110 और सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम 0.25 100। बहुत से लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता है कि आखिर ये अलग अलग तरह के लाइम क्या होते हैं, तो उनके बारे में एक जल्दी से चर्चा हो जाए कि कौन सा लाइम आप लेंगे, क्योंकि सबकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अलग अलग होती है। अब जैसे लाइम स्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो जो बच जाएगा उसे क्विक लाइम यानी कि CaO कहते हैं। इसमें जब पानी मिलाया जाता है तो बहुत कस के हीट उत्पन्न होती है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तब जो लाइम बनता है उसे हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं या स्लैक्ड लाइम कहते हैं। इस लाइम को अगर हम लोग वापस कार्बोनेटेड कर दें यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें और इसमें से पानी निकल जाए तो ये वापस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन में बदल जाता है। सेकेंड चरण जो है वो बताता है कि एल्कलिनिटी आपको सही करनी है। कार्बन सोर्स प्रदान करने के लिए पानी की एल्कलिनिटी जो है उसको समायोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम के पानी में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो विकासशील बैक्टीरिया की कोशिकाओं के लिए कार्बन का एक सोर्स है। लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो भी कार्बन के सोर्स हैं और उन्हें बहुत अधिक आसानी से जोड़ा जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। एल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये काफ़ी आसान तरीका है और ये सस्ता और इस्तेमाल करने में भी सुरक्षित है। शुरू में लगभग 150 मिलीग्राम पर लीटर तक की सिस्टम की क्षारीयता बढ़ाएं। इस स्तर पर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया का जो विकास होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बाज़ार में मिलता है, बहुत आसान है, आप सब लोगों ने देखा होगा, घर में भी होता है, खाने वाला सोडा बोलते हैं इसको। लेकिन नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया को स्थापित करने में बेहतर सफलता मिलती है अगर 200 से 250 मिलीग्राम पर लीटर की उच्च क्षारीयता हो। एक बार नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया स्थापित हो जाता है तो एल्कलिनिटी को फिर सामान्य लेवल तक गिरने दिया जाता है। एल्कलिनिटी को 10 मिलीग्राम पर लीटर तक बढ़ाने के लिए प्रत्येक 3570 लीटर सिस्टम के जल की क्षमता के लिए 50 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की आवश्यकता होगी। अगर ज़रूरी है तो पीएच को भी एडजस्ट करें। यूजुअली ये उतना ही होता है जितना आपका सोर्स वाटर होता है।
जो बेस्ट रेंज है पीएच नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो 6.8 से 7.2 है। पीएच को हमने पिछली भी अपने कुछ वीडियोस में दिखाया है। अमूमन 6.5 से 7.5 के बीच में रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है। पीएच नापने के लिए ये हमारे पास 2 डिजिटल मीटर हैं। इस पेपर से भी पीएच का अनुमान लग जाता है, लेकिन एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलती है, एक रेंज पता चल जाता है। जब आप नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है कि 6.8 तक जो है आसानी से पीएच गिर जाएगा, जब तक कि आपके जहाँ से आप पानी ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयरेशन जो हम लोग करते हैं उससे डीगैसिंग होती है और उससे वो निकल भी जाता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जब सेट हो जाएगा प्रॉपरली तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। अमोनिया को नाइट्राइट में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया द्वारा तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑक्सीजन में। तो इससे जो है पीएच लगातार गिरता रहता है, पानी जो है लगातार एसिडिक होता रहता है। अब हमको अमोनिया देना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया और कार्बन दोनों ही बैक्टीरिया के लिए एक रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होगी। अमोनिया को कई तरह के कंपाउंड से आप जो है ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो अगर आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया हो, यानी कि अमोनिया का एक जलीय घोल हो, तो आप उससे जो है एडजस्ट करके जो भी आपका पीपीएम है वो आप बना सकते हैं। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इस तरह का दिखता है। तीसरा है अमोनियम नाइट्रेट, ये खाद के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा है अमोनियम क्लोराइड और पांचवा है अमोनियम सल्फेट, ये भी जो है फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है। तो आप किसी की भी सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो लें और उसे जो है पानी में डालें और उससे जो है अमोनिया का स्तर जो है 3 से 5 मिलीग्राम पर लीटर बनाएं। जनरली अगर आप 100 मिलीलीटर लेते हैं 25% अमोनिया का घोल और इसे 10,000 लीटर के पानी में डालते हैं तो आपको 2.5 मिलीग्राम की अमोनिया का कंसंट्रेशन प्राप्त होगा। इन कैलकुलेशंस को देखने के लिए इस लिंक को अगर आप जाएंगे तो आपको तमाम कैलकुलेशंस के बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी। 25% का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25% के हिसाब से कैलकुलेशन होगा और परसेंटेज दूसरा है तो कैलकुलेशन बदल जाएगा। ये अमोनिया की टेस्ट किट है जिससे टेस्टिंग करते हैं हम लोग एपीआई की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो जब भी आप कोई भी कंपाउंड ऐड करें तो आप उसे कम अमाउंट से ही शुरुआत करें और काफ़ी समय दें ताकि वो अच्छी तरह से उसमें मिल जाए और फिर उसका परीक्षण करें। और अगर ज़रूरी है तो धीरे धीरे करके उसमें और जोड़ते जाएं और जो भी रिक्वायर्ड आपका है वहाँ तक आप पहुँच जाएं। जो पानी है इस स्टेज के बाद उसमें कार्बन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया अच्छी मात्रा में। अब हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसमें ऐड करेंगे तो वो ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगर हम लोग बाहर से नहीं भी मिलाएंगे तो भी एक समय के बाद उसमें अपने आप जो बैक्टीरिया हैं वो डेवलप होने लगेंगे। लेकिन अगर हम लोग इनोकुलम बाहर से मिलाएंगे तो वो जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। अगर आप कोई कमर्शियल बैक्टीरिया का घोल या पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरर ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसको स्टेप बाय स्टेप ऐड करके आप जो है बैक्टीरिया डालें उसमें। बहुत से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के प्रिपरेशंस बाज़ार में उपलब्ध हैं। ये लास्ट वाला जो है मैराइन वाटर के लिए है। जो भी न्यूट्रिएंट्स जिस भी रेट में बताया गया है मैन्युफैक्चरर ने वो भी उसी समय पर डालें। सबसे अधिक इफ़ेक्टिव जो तरीका होता है बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने का वो कहीं से आप बायोमीडिया लेकर के आइए जो सिस्टम पहले से चल रहा हो। जैसे बायोमीडिया ये एक तरह का है, MBBR बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल नया है, अभी ये किसी भी बायोफिल्टर में नहीं डाला गया तो ये बिल्कुल वाइट कलर का है। लेकिन जब बैक्टीरिया बन जाते हैं तो इस तरह के दिखने लगते हैं। ये हमने अपने यहाँ से निकाल करके इसकी फ़ोटो खींची है। तो आप इस तरह के अगर बायोमीडिया ला करके अपने बायोमीडिया में मिला देंगे तो ये जो है इनोकुलम का काम करेगा और इससे भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है अच्छी ग्रोथ में डेवलप होंगे। अगर आप
पहले से ही कॉलोनाइज बायोमीडिया के एलिमेंट को जोड़ना चाहते हैं तो उसे इस स्टेज पर आप जोड़ें। ये हमारे यहाँ एक बायोफिल्टर है, पूरी तरह से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसमें डेवलप हो चुके हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, और ये बहुत अच्छी तरह से अमोनिया का निस्तारण कर रहा है। इसमें से अगर ये बायोमीडिया निकाला जाए और किसी नए बायोफिल्टर में डाला जाए तो उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अपने आप पहुंच जाएंगे। ये प्रिपरेशंस थे और ये बायोमीडिया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने के 24 घंटे के बाद आप प्राइमरी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जैसे अमोनिया नाइट्राइट, पीएच, एल्कलिनिटी और टेम्परेचर, इनको टेस्ट करना डेली शुरू कर दें। वाटर सैंपल जो है वो कल्चर टैंक से लेना चाहिए, क्योंकि मछली तो वहीं रहेगी ना, बाद में जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे कल्चर वहीं होगा। तो एक ही जगह से एक ही समय पर आप जो है सैंपल कलेक्ट करें और उसका परीक्षण तुरंत करें। प्रेफरेबली अगर एक ही आदमी रोज़ ये सब काम करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको आदत रहेगी उसकी, वो अच्छी तरह से मेजरमेंट करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करेगा, सारे रूटीन और सारे जो डिटेल्स हैं उन पर अटेंशन देगा, तो उससे क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेट रिजल्ट्स आने ही चाहिए। सिस्टम में अमोनिया और नाइट्राइट को मापने के लिए बहुत ही विश्वसनीय तरीका, सटीक तरीका और दोहराने योग्य तरीके स्थापित किए जाने चाहिए। ये अमोनिया टेस्टिंग किट का एक पार्ट है, ये नाइट्राइट टेस्टिंग का पार्ट है, और एक अच्छा विजुअल फील लाने के लिए अगर इन दोनों रीडिंग्स का ग्राफ प्लॉट किया जाए हर दिन तो वो बहुत अच्छा होगा। उससे देख करके समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे अमोनिया और नाइट्राइट के कंसंट्रेशंस बढ़ और घट रहे हैं। इस तरह से अगर आप कंसंट्रेशन एक तरफ रखेंगे और एक तरफ टाइम रखेंगे तो दोनों का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो देख करके आपको समझने में बहुत आसानी होगी। एक दिन से दूसरे दिन तक पानी की जो गुणवत्ता में बदलाव हो रहा है उसकी तुलना इस विश्वास के साथ करने में सक्षम होना चाहिए कि जो परीक्षण का परिणाम पानी की गुणवत्ता की बदलती वाली स्थिति के रूप में आ रहा है वो बायोफिल्टर ही पैदा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी अन्य कारणों से भी ये पैरामीटर बदल रहे हैं, तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। शुरू में अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एक पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद वो गिरेगा, और एक लैग पीरियड के बाद नाइट्राइट का कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा और एक पॉइंट पे जाने के बाद फिर वो भी नीचे की तरफ गिरेगा, इस तरह से। और इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है कि नाइट्रेट का भी अगर आप परीक्षण करेंगे तो नाइट्राइट के आने के बाद जब नाइट्राइट गिरने लगेगा तो नाइट्रेट भी दिखना शुरू करेगा। मतलब इस ग्राफ को अगर देखें तो 5वें दिन या 6ठे दिन से आपको नाइट्रेट भी मिलना शुरू होगा और वो धीरे 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 ऊपर उठता चला जाएगा। ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये अलग हो सकते हैं क्योंकि आपकी स्थिति अलग है, आपका पानी अलग है, आपके सिस्टम का साइज़ अलग है, बायोफिल्टर अलग है, लेकिन जो शेप और रिलेशनशिप है वो लगभग यही रहेगी। फिर नाइट्राइट हम लोग जो देखेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्राइट के कंसंट्रेशन का रिडक्शन ये ट्रेंड चलता है इसमें। तो जो टॉप ऑफ द नाइट्राइट कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है उसकी क्वांटिटी अब अच्छी खासी आ गई है। जो ज़्यादा नाइट्राइट को कंज्यूम कर रहा है उसकी तुलना में जितना कि बन रहा है, और यही हमें चाहिए। तो इससे क्या होता है कि नाइट्राइट की कंसंट्रेशन जो है वो गिरता चला जाता है। नाइट्राइट टेस्टिंग किट ये है और इस तरह से हम लोग इसे नापते हैं। कलर चार्ट है और धीरे धीरे जो है आप देखेंगे यहाँ पे नील दिखा रहा है, ये हमारे यहाँ का रीडिंग है। तो जो ट्रेंड है वो गिरने का ये कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि नाइट्राइट का कंसंट्रेशन ख़त्म नहीं हो जाता। इस जगह पर जो है नाइट्राइट और अमोनिया दोनों अगर एक्सेप्टेबल लेवल तक आपकी स्पीशीज़ के अनुसार आ गए हैं तो आप जो है अपनी स्टॉकिंग कर सकते हैं और फीडिंग की शुरुआत की जा सकती है, वो भी लो लेवल से। धीरे धीरे फीडिंग की शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। उस हिसाब से ये वो फीडिंग जो है अमोनिया को पैदा करेगा, फिर उससे जो है अमोनिया की फीडिंग शुरू हो जाएगी बायोफिल्टर में और बैक्टीरिया धीरे 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 सेट हो जाएंगे और नॉर्मल प्रोडक्शन ऑपरेशंस जो हैं वो आपके RAS वाले वो शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा बायोफिल्टर को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका 7 स्टेप्स। अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
टिप्स एंड ट्रिक्स भी कुछ है इसमें बायोफिल्टर को स्टार्ट करने में, जिसके लिए हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।